नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। दर्शन के बाद सीएम ने 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम मंदिर निर्माण स्थल का और भूमि पूजन स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया और वहां तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि स्थल पर भगवान राम की पूजा की। उन्होंने रामलला की पूजा करने के बाद भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को नए आसन पर विराजमान कराया। प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का बखूबी पालन किया जाएगा। तो ये 4 तस्वीरें हैं जहां अयोध्या पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और निर्माण कार्यों का वो जायजा लेते हुए दूसरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं, जहां अधिकारी उन्हें बताते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ हुआ और क्या आगे करना है, किस तरह की तैयारियां होंगी। इसके अलावा भगवान राम के उन्होंने दर्शन किए और हनुमानगढ़ी में भी पूजन किया, पूजा अर्चना की। तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं जहां संतों के साथ वो यहां पे मौजूद और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले देश को पूर्णतः शुभकामना बधाई कि विगत कई हजार वर्षों की लड़ाई के बाद 70 वर्षों से भगवान स्वयं पार्टी बन के कोर्ट के चक्कर काटे, मुकदमा लड़े, भगवान स्वयं मुकदमा जीते। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया ट्रस्ट का गठन हो। ट्रस्ट के गठन होने के बाद भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य को लेकर जो लगातार हम लोग मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री भूमि पूजन में आए। इसके नाते प्रधानमंत्री आए क्योंकि लोग कहते थे कि जब राम जन्मभूमि का आदेश आ जाएगा पूरे देश में कत्लेआम होगा। लेकिन आप देखिए किसी भी प्रकार का कोई बात, कोई विवाद नहीं। मैं सराहना करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज का। आज योगी जी हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन किए और कामना किए कि कोविड-19 संक्रमण से पूरे देश को छुटकारा दिलाएं और भगवान श्री राम की जन्मस्थल पे भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा आए वो दूर करें हनुमान जी महाराज। ये प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने एक लेटर दिया है कि कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। जो भी व्यक्ति अयोध्या आता है, हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करता है, उसके सारे विघ्न, सारे बाधा, सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। इसके नाते तमाम भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे तमाम विघ्न बाधाएं, चाहे राजनीतिक चाहे सांप्रदायिक, तमाम लोग ऐसे हैं जो बैर विरोध कर रहे थे, तो दूर होने के लिए हमने आह्वान किया। प्रधानमंत्री जी पहले आए हनुमानगढ़ी, दर्शन पूजन करें, मत्था टेके, हनुमान जी महाराज से आशीर्वाद लें और भूमि पूजन में जाएं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन को ऐतिहासिक बताया और क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हें। हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं। स्वामी जी, 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन है और उसके बाद प्रधानमंत्री वहाँ पर राम मंदिर की नींव रखेंगे। ये कितना बड़ा दिन है हिंदू महासभा के लिए? देखिए, हिंदू महासभा के लिए भी दिन है क्योंकि हिंदू महासभा ने ही उस केस को लड़ा था राम मंदिर के लिए, और पूरे देश के हिंदुओं के लिए, विश्व के हिंदुओं के लिए, विश्व के राम भक्तों के लिए ये बड़ा दिन है और ये बहुत ही खुशी की बात है। अब तो जब से निर्णय आ गया और ट्रस्ट बन गया तो इनको काम तो तुरंत शुरू कर देना चाहिए था। और चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब भी शुरू हो राम काज तो जल्द होना चाहिए। भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जो भगवान श्री राम टेंट में थे, फटे हुए टेंट में थे, तो अब उससे मुक्ति कम से कम मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। स्वामी जी, कोरोना महामारी के चलते बहुत लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं, जितने लोगों का इंतज़ाम है, अब लोगों के दिल में एक अरमान भी है क्योंकि इतने सालों बाद ये दिन देखने को मिला है। लोग चाहते थे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पहुँचे, लेकिन बहुत कम लोग पहुँच पाएंगे, तो कहीं ना कहीं दिल में लोगों के दुख रहेगा इस चीज़ का। हाँ, वो तो स्वाभाविक है कि देखो राम इतने सैकड़ों साल के बाद 1528 में जिस प्रकार से मीर बाकी ने तोड़ा, उसके बाद जिस प्रकार से संघर्ष हुआ, जिसके लिए कितनी राजनीतिक उथल पटक हुई, कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, तो उस मंदिर का निर्माण जो राम जी का है, जो इस देश की पहचान है भगवान श्री राम से, उनका मंदिर बनना तो स्वाभाविक हर व्यक्ति चाहेगा कि उसमें हम अपनी सहभागिता दें, हम उसमें गवाह बने। तो अब तो लेकिन कोरोना के वजह से लोग नहीं जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और दूर रह के भी हमें लगता है काफ़ी आप टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ जुड़िए और भव्य राम मंदिर का मार्ग जब वो हो जाए, पूरे भव्य राम मंदिर बन जाए, नव्य राम मंदिर बन जाए, फिर दर्शन करने जाना चाहिए। स्वामी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे, वो नींव रखेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है।
ये तो पूरे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक हमारा देश है भारत, और इसके प्रधानमंत्री का जाना राम मंदिर में, इससे बढ़िया सुखद, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। ये गौरव की बात है और सम्मान की बात है, क्योंकि राम मंदिर बनने पूरे विश्व के राम भक्त और सबके लिए गौरव की बात है। इस देश की पहचान राम से है, तो उसमें प्रधानमंत्री का जाना अपने आप में बहुत ही अच्छा पहल है। तो हिंदू महासभा के लिए बहुत बड़ा दिन रहेगा। इतने संघर्ष के बाद, इतनी आंदोलन के बाद ये दिन देखने को मिला है। राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है हिंदू महासभा के लिए और पूरे देश के लिए। कैमरामैन दानिश खान के साथ मैं अब्बास मेहंदी, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन के अनुष्ठान में आमंत्रण न मिलने से मायूस मुस्लिम कार सेवक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजम खान ने जल समाधि लेने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भगवान राम किसी जाति विशेष के नहीं हैं। ये भी कहा कि अगर ट्रस्ट उन्हें आमंत्रित नहीं करता है तो वो सरयू में जल समाधि ले लेंगे। की बात है कि अयोध्या आए हैं इसलिए क्योंकि 5 तारीख को यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, या शिला पूजन में आ रहे हैं, भूमि पूजन में आ रहे हैं। गर्व का विषय है, राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, सभी के लिए खुशी की बात है। और हम भी उसी धरती पर आए हैं जहाँ से हमने एक आंदोलन की शुरुआत की थी। हमारा आज वो सपना पूरा हुआ, उसी सपने को साकार होते हुए देख रहा हूँ। मन में खुशी है, पूरे विश्व के सनातनियों के मन में खुशी है। सभी राम भक्त खुश हैं कि हमारा जो 450 पुराना इतिहास था वो फिर से साकार होने जा रहा है। इतिहास को साकार होने में 450 बरस लग गए। ऐसे में कितनी अपार खुशी की बात है। जिस दिन ये फैसला आया था, हमारे हिंदू भाई ने पटाखा तक नहीं छोड़ा था ये कहीं किसी मुसलमान भाई दुखी ना हो जाए। खुशी नहीं मनाई थी, मिठाई तक नहीं बांटी थी। इतना बड़ा फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों ने बड़े शांतिपूर्वक उस फैसले का स्वागत किया। साथ में मुस्लिम भाइयों ने भी स्वागत किया, लेकिन ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया जिससे किसी को दुख पहुंचे। गोंडा में हुए बच्चे के अपहरण में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ, पुलिस और किडनैपर्स के बीच मुठभेड़ भी हुई। मुठभेड़ के बाद एक युवती समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी और अपहरणकर्ताओं के पास से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। डीआईजी और एसपी गोंडा के नेतृत्व में काम कर रही थी। आज सुबह तड़के गांव पारा में मुखबिर की सूचना पे मुठभेड़ हो गई, जिसमें अपहरणकर्ता बच्चे को उस गाड़ी से कहीं और ले जाना चाह रहे थे। मुठभेड़ के दौरान मुठभेड़ की टीम में सभी वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम थी। मुठभेड़ में अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया तथा पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव एवं दीपू कश्यप घायल हुए तथा सूरज पांडे एवं उनकी पत्नी छवि पांडे तथा उनका छोटा भाई राज पांडे गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त हुई गाड़ी चल रही है, जो अल्टो गाड़ी बताई जा रही थी, वो भी बरामद की गई है और बदमाशों के पास से एक पिस्टल तथा 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार अपराधों की बाढ़ सी आ गई है, वहीं विपक्षी दल सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। कानपुर में हुई अपहरण कांड की घटना की तर्ज पर ही गोंडा के कर्नलगंज इलाके में एक मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया गया। महज 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी होते हुए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और बाकायदा व्यापारी के यहाँ फोन करके फिरौती मांगी गई, जिसके बाद गोंडा पुलिस एक्शन में आई।
लखनऊ में भी हलचल तेज हुई, वहां से बाकायदा एसटीएफ को लगाया गया और देर रात चली मुठभेड़ में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2 आरोपी घायल हैं, उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, 3 को न्यायालय भेजा गया है। आपको बता दें, जिस प्रकार पुलिस ने तत्परता दिखाई है, अगर यही तत्परता पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई जाती तो कहीं ना कहीं अपराध का ग्राफ जरूर घट जाता। स्थानीय पुलिस, जो लोकल पुलिस है, कर्नलगंज के कोतवाल हैं, अगर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश की होती तो शायद इतनी बड़ी घटना को अंजाम न दिया गया होता। कहीं ना कहीं कर्नलगंज कोतवाल पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन तारीफ की जाए गोंडा पुलिस की और लखनऊ एसटीएफ की, जिस प्रकार इतनी बड़ी घटना को 24 घंटे के अंदर रातफाज किया गया और अपराधियों को गिरफ्तार कर बच्चे के सकुशल उनके परिजनों को सौंपा गया। परिजनों में खुशी की लहर है, इलाके में खुशी की लहर है, पुलिस को लोग धन्यवाद भी कह रहे हैं। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने लोकल पुलिस जो है गोंडा पुलिस को 1 लाख रुपए इनाम और एसटीएफ को भी 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा भी की है, लेकिन सवाल कर्नलगंज कोतवाल पर उठ रहे हैं और जवाब इसका सरकार को देना पड़ेगा। गोंडा से शिवानंद मिश्रा, प्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी के लिए रोज नए प्रयोग कर रही हैं और ऐसे में यूपी में संगठन को मजबूत करने के लिए अब कांग्रेस लगातार सक्रिय नजर आ रही है और बीजेपी के गांव-गांव संपर्क अभियान की सफलता को देखते हुए कांग्रेस अब खुद भी पूर्वा प्रभारी प्लान लागू करने जा रही है। इसके तहत पार्टी जिला और ब्लॉक कमेटियां गठित करने के साथ ही अब हर गांव में पूर्वा प्रभारी नियुक्त करेगी। अभी इसके बारे में विचार विमर्श चल रहा है, बहुत सारी रणनीतियां बनती हैं, उसको लागू करने के बाद ही उस विषय पर मुझे लगता है कि कोई बात कही जाए तो अच्छी है, लेकिन व्यापक रूप से हम ज़मीनी स्तर पर काम करने का लगातार हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। गांव-गांव, न्याय पंचायत, ब्लॉक स्तर पर हमारी टीमें गठित हो रही हैं। अभी जिला कांग्रेस कमेटी आई है, जल्द ही 1 महीने के अंदर हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, न्याय पंचायत कमेटी का गठन कर लेंगे और निश्चित रूप से हमारा संगठन जिस तरह आज मजबूती के साथ बेबाक तरीके से जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहा है, लाठी खा रहा है, जेल जा रहा है। निराश और निराश कांग्रेस पार्टी अब अपने कमियों को, अपने कार्यकर्ताओं की कमी को न ध्यान देकर आज भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और जिसने इस कोरोना संकट काल में भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार की योजनाओं को और पार्टी की तरफ से मदद को जरूरतमंद तक लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाए हुए है। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस को अपने संगठन को जमीनी स्तर पर तैयार करने के लिए एक चुनौती भी है। कांग्रेस 30 साल से उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है, इसलिए अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस जोर आजमाइश कर रही है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने बीते दिनों प्रदेश में बढ़ती आपराधिक वारदातों को लेकर भी सरकार को घेरा। योगी राज में कोरोना और क्राइम के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन आगे जाएगा, कोरोना आगे निकलेगा या क्राइम आगे निकलेगा। और इन दोनों मुद्दों पर पूरी तरीके से योगी सरकार फेल साबित हुई है। अगर हम कोरोना की बात करें, काफी समय से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में होम आइसोलेशन का नियम लागू कीजिए, उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ाइए, बेड का इंतजाम करके रखिए। ये कोरोना का संक्रमण, इसको लेकर निश्चिंत मत रहिए, गहरी नींद में मत सोइए। लेकिन योगी सरकार ने किया क्या? जैसे कोई क्रिकेट मैच खेलना हो, टीम 11 बना दी अधिकारियों की, जिसमें कोई डॉक्टर नहीं, कोई एक्सपर्ट नहीं। अगर किसी को बीमारी होगी तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, डीएम के पास नहीं जाएगा। आप आईएएस अधिकारियों को रखते, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट को भी साथ में रखते, डॉक्टर्स को भी साथ में रखते। नहीं किया आपने। 31 मई को उत्तर प्रदेश सरकार का बयान आ गया, योगी सरकार का, कि 1.5 लाख बेड इंतजाम कर लिए हैं उन्होंने।
अगर 1.5 लाख बेड का इंतजाम हो चुका है तो क्यों ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में सामने आ रही हैं कि एम्बुलेंस 7-7 घंटे घूम रही है और उसके बाद व्यक्ति की मौत हो जा रही है? क्यों ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि वाराणसी में अजय शुक्ला जो एक समर्पित भाजपा के नेता थे, चिकित्सा के अभाव में उनकी मौत हो गई। इसी लखनऊ के अंदर लाइनें लगी हुई हैं, मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है, और अधिकारी अपना फोन बंद करके भागे फिर रहे हैं। आपने कोरोना जैसे संक्रमण से निपटने के लिए जो गंभीरता और जो कदम उठाने की आवश्यकता थी उसको नहीं उठाया, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने में लगे रहे। कहां है 1.5 लाख बेड? कहां है ऑक्सीजन बेड? कहां है वेंटिलेटर बेड? क्यों नहीं हो रही है टेस्टिंग ठीक संख्या में? तो 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत की भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसकी याद में 26 जुलाई को हर साल कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1999 में हुए इस कारगिल युद्ध में करीब 500 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने शहीद हुए थे। वहीं सैनिकों में से परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद मनोज पांडे का नाम भी सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, जिन्होंने आखिरी दम तक अपने पराक्रम का लोहा मनवाया था। कारगिल युद्ध के 21 साल पूरे होने वाले हैं। यह युद्ध वो युद्ध था जिसमें करीब 500 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। उन्हीं सैनिकों में से लखनऊ के लाल थे मनोज पांडे। मनोज पांडे का नाम आज भी पूरे देश के साथ साथ पूरे लखनऊ में या फिर हर जगह कहीं ना कहीं गर्व के साथ ही लिया जाता है। लखनऊ वासियों के लिए ये नाम कहीं ना कहीं सीना चौड़ा करने जैसा है। मनोज पांडे जी के पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे और उनसे कोशिश करेंगे कि मनोज पांडे कैसे थे, कारगिल युद्ध के दौरान क्या क्या उनके घर पर बीती थी, और जब ये पता चला कि उनका जो बेटा था वो धरती माँ के नाम अपनी जान को कर बैठा है, तब परिवार क्या सोच रहा था, क्या विचार रहा था, क्या मन में चल रहा था। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मनोज पांडे कैसे थे, क्योंकि कारगिल युद्ध के दिन 21 साल पूरे हो चुके हैं और सबसे ऊंची चोटी जो टारगेट उन्हें दिया गया था वो उन्होंने अचीव किया था अपनी पूरी टीम के साथ। पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह उनका नाम गर्व के साथ लिया जाता है, युवाओं का सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन आप लोगों के साथ अगर हम जाने तो कितना वो जो लम्हा था जब शहीद हुए मनोज पांडे, तो वो उस दौरान क्या बीती थी आप लोगों के ऊपर, और मनोज पांडे कैसे थे? मनोज पांडे वीर थे, बहादुर थे और आत्मबल था उनमें। जहाँ तक हमारे लोगों के ऊपर बीतने की, तो हमने तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हमने अपना बुढ़ापा न्यौछावर हो गया हमारा तो, और हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उनकी टीस कभी हमारे मन से जाएगी नहीं। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया देश के लिए, समाज के लिए, मातृभूमि के लिए, उसके लिए पूरा देश गौरवान्वित है। और उनके साथ में मुझे भी इस बात का गर्व है कि हमारे बेटे ने, वरना तो एक दिन सभी को होता है, लेकिन हमारे बेटे ने कुछ ऐसा किया जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए सेना के उच्च आदर्शों का पालन करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग भारत माता की गोद में कर दिया। अच्छा, जब वो सीमा पर मौजूद थे, जब ये युद्ध चल रहा था, तो क्या उस दौरान भी आप लोगों की उनसे बात होती रही थी? वो क्या बता रहे थे कि यहाँ पर क्या माहौल है, क्या आगे होने वाला है, क्या आगे नहीं होने वाला है? ये सेना की तरफ से कुछ भी नहीं बताया जाता है, ये गोपनीय रखा जाता है। घर में किसी को कोई बात नहीं की जाती है, और जहाँ पर वो थे वहाँ पर संपर्क करना भी असंभव था। वहाँ से संपर्क नहीं किया जा सकता था, इसलिए उनकी किसी प्रकार की कोई सूचना हम लोगों तक नहीं पहुँचती थी।
सियाचिन बॉर्डर से लौट करके आए थे, और उसके बाद में फिर जब यहाँ से छुट्टी मनाने के बाद 1 महीने के बाद लेह पहुँचे, उसके बाद से हम लोगों का बिल्कुल पूरा संपर्क कट गया था। तो ये थे मनोज पांडे जी के पिता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत सारी अहम यादें जो हैं वो उनसे जुड़ी हुई हैं, और कहीं ना कहीं ये राजधानी के साथ साथ पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि मनोज पांडे उस जगह पर पहुंचे जहां पर सेना पहुंचने के लिए उनको टारगेट दिया गया था और एक अहम लड़ाई उन्होंने जीती थी। हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं वहां पर भी कई सारी तस्वीरें लगी हैं मनोज पांडे की। ये उनकी तस्वीर है जहां पर वो पूरी अपनी यूनिफॉर्म में हैं, और उसके साथ ही एक ये कैलेंडर भी है जहां पर लिखा है सेलिब्रेटिंग 20 ईयर्स ऑफ कारगिल वार। जब 20 साल पूरे हुए थे कारगिल वार के, तो ये एक कैलेंडर है जिसमें जितने भी जवान शहीद हुए थे उनकी यहाँ पर स्मृतियाँ इस कैलेंडर में बनाई गई हैं। और आप देखिए कि कितना वो माहौल कैसा था जहाँ पर ये तस्वीरें हैं उस दौरान जब युद्ध चल रहा था, उस दौरान की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर ये तस्वीरें ली गई थी और उसका ये एक कैलेंडर बनाया गया था। इसी में मनोज पांडे भी शामिल हैं। तो ये कई सारी जो स्मृतियां हैं, कई सारी जो शानदार यादें हैं वो मनोज पांडे की अभी भी हैं, और उनके परिवार ने उन सारी यादों को सहेज के रखा है। पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश ने सहेज के रखा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम न्यूज़। तो लॉकडाउन में सरकारी घोषणा के बाद शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। जहां एक तरफ राशन तक की दुकानें पुलिस ने बंद करा रखी हैं, वहीं मुख्य मार्गों पर भी शराब की दुकानें गुलजार नजर आ रही हैं। जुलाई के आखिरी सप्ताह का ये आखिरी लॉकडाउन है जो कि वीकेंड पर लगा हुआ है, शनिवार और रविवार को। लेकिन आज हम अगर राजधानी लखनऊ की बात करी जाए, क्योंकि सरकारी आदेश है कि जो शराब की दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी, और बाज़ारों का हाल ये है कि आप बिल्कुल देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग करी गई है पुलिस की तरफ से। कोशिश करी जा रही है कि लोग बेफिजूल ना निकलें, लेकिन उसके बावजूद अगर बीते दिनों के लॉकडाउन की बात करी जाए और आज के लॉकडाउन की बात करी जाए, तो कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन जैसा नहीं लग रहा है। जो लोग हैं वो आसानी से अपने घरों से निकले हुए हैं। कई ऐसे लोग भी हमें रास्ते में दिखाई दिए हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं था, और कुछ ऐसी दुकानें भी खुली हुई नज़र आई हैं जो खुलना आवश्यक नहीं है। तो पुलिसिया जो गश्त है वो लगातार लग रही है। डीएम ने भी आज हजरतगंज पहुंचकर कुछ दुकानों के चालान काटे हैं और उनसे पूछा है कि आपने दुकान क्यों खोली थी। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि इतनी कोशिश होने के बावजूद सरकार ने भी 2 दिन का जो ये लॉकडाउन हर हफ्ते शुरू किया है, उसके बाद भी कोरोना पर लगाम नहीं लगा पाई है सरकार। और सवाल अब यही होगा कि अब आगे की क्या रणनीति होगी, सरकार आगे क्या करेगी। क्या इसी तरह से ये जो सिस्टम है वीकेंड्स पर लॉकडाउन करने का ये चलता रहेगा, या फिर कोई नई रणनीति के तहत कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार नया नियम बनाएगी। फिलहाल आज राजधानी लखनऊ में जो नज़ारा है वो कहीं ना कहीं लॉकडाउन से तो बिल्कुल अछूता दिख रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम न्यूज़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।